बजट 2020-2021 जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टेबल पे रखा गया, इसका स्वागत करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी हर बार जो बजट लाते हैं वो पिछली बार के मुकाबले हर बार बढ़ चढ़ के लाते हैं। पिछले बार जो बजट आया वो आया 2,24,828 करोड़ का, और इस बार बजट आया है 2,25,731 करोड़ का। पिछली बार का बजट 57 पेज का था और 235 बिंदु थे, और इस बार का बजट 64 पेज का है और 242 बिंदु हैं। फिर भी ना जाने क्यों, जब से चर्चा चल रही है, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो इसके कटाक्ष में लगे हैं। तो मैं हमारे बजट के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अभी कांच हूँ तो चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बन जाऊंगा उस दिन पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। हमारे चूरू से आने वाले विधायक साहब, जिनकी मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं पढ़ रहा था, कि राजनीतिक लक्ष्मण रेखा से दूर हटकर सदन में इस बजट पर चर्चा की जाए तो इस बजट के पारण होने में भी संदेह है। सत्ता पक्ष के लोग हैं, वे लक्ष्मण रेखा से बंधे हुए हैं, ऐसा कहा था आपने। मैं कहना चाहूँगा इस सदन में कि यहाँ कोई किसी से बंधा नहीं है, हम सब अपने अपने विचारों से आज़ाद हैं। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये पूरा आपका भाषण सुनने के बाद, कि आप अपने राजनीतिक जीवन में ग्रामीण विकास मंत्री रह लिए, आप PW मंत्री रह लिए, आप हेल्थ मिनिस्टर रह लिए। आज मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, यदि कभी दोबारा आपकी सरकार आए तो आप वित्त मंत्री ज़रूर बनना, कि जिस हिसाब से आपने आंकड़े बताए, मैं कामना करता हूं भविष्य में अगर कभी आए तो आप वित्त मंत्री जरूर बनना। बाकी सारे मंत्रालय तो आपने देख लिए। सर, अन्य सभापति महोदय, बार इससे बोलना, मैं कहना चाहूंगा, शांत रहे। मंत्री तो तब बनेंगे जब सरकार आएगी। सर, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में हमारी सरकार बजट 11% बढ़ाकर लाई। जलपूर्ति, स्वच्छता, आवासन और शहरी विकास में 20%, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 9%, परिवहन में 13%, सिंचाई में 16% और कृषि के अंदर 13%। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा, अगर मैं राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो पावर सेक्टर के अंदर जो एक्सपेंडिचर पूरे देश का 14.5%, जो आपके शासित राज्य गुजरात में सिर्फ 6.4%। अगर ग्रामीण विकास की बात करूं सर, तो पूरे राष्ट्र का एवरेज है 6%। हमारी सरकार ने एक्सपेंडिचर रखा है 8.1%, जो आपके शासित गुजरात का है मात्र 3.4%। अगर मैं पेयजल और सैनिटेशन की बात करूं, पूरे देश का है 2.3%, हमारी सरकार ने रखा है 4.4%, जो आपके शासित हरियाणा का मात्र 3.5% है। अगर हेल्थ एंड फैमिली की बात करूं, पूरे देश का 5.3% है, हमारी सरकार ने 6.1 रखा है, जो आपकी शासित हरियाणा ने मात्र 4% रखा है। एक और बात सर कहना चाहूँगा, हमारे चूरू से आने वाले विधायक साहब ने अपने भाषण में एक और बहुत बढ़िया बात स्वीकारी भी थी और कही भी थी, अर्थव्यवस्था को लेकर। सर, ये कहा गया था कि पूरे बजट का अगर अध्ययन करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता केंद्र सरकार की GDP और GSDP के गिरने की है, राज्य सरकार की नहीं। यह बात सही भी है, यही GDP और GSDP है। अगर किसी राज्य और केंद्र सरकार की वित्तीय सेहत का नापना हो तो निश्चित तौर पर उसमें प्रमुख पैमाना इंडिकेटर है हमारी GSDP। ये बात कही गई थी और ये बात सत्य है। सर, इस बात को लेकर मैं कहना चाहूंगा, इंडिकेटर होता है तो सर, जब हमारी सेंटर में सरकार थी और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमारी GSDP होती थी 7%। और हाल में जो देश डगमगा रहा है, जो GDP है, तो है वो मात्र 4.5%। और ये बात कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज अगर राजस्थान की GSDP है तो वो है 11%। ये आंकड़ों का जाल है।
माननीय सभापति महोदय, इस बात से हटकर मैं कुछ राजस्थान बजट में हमारे अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जी बैठे हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष आपका बजट 15 करोड़ रुपए बढ़ा है और 164 करोड़ रुपए हो गया है। और जो हमारे सामने बैठे हैं, आपकी मानसिकता देखते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है इस सदन में बैठकर। जब राठौड़ साहब ने बात कह दी तो पूरा भाषण राठौड़ साहब को समर्पित कर दिया क्या? सर मैं उनसे बड़ा प्रेरित हूँ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं मैं 7वीं बार विधानसभा में आया हूँ, तो मुझे पता नहीं मैं कितनी बार आऊँगा, लेकिन सीखना चाहता हूँ। राठौड़ साहब ने कहा अल्पसंख्यक बात को लेकर, जिसको हम सबको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब तो आपकी सरकार भी उलट हो गई। आपने कहा लंबे समय से संविधान पर हमला करने का काम किसी न किसी उद्यम रूप से इस पार्टी के द्वारा किया जाता है। आजादी के बाद ये पहला मौका आया जब इस सदन के अंदर एक ऐसे मसले पर चर्चा की गई और आर्टिकल 11 में केंद्र सूची के अंदर नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का वैधानिक अधिकार केंद्र को कहा। लोकसभा और राज्य सरकार में पारित होने के बाद ये कानून बन गया। इस सदन के अंदर 25 जनवरी को हमने चर्चा की और सत्तारूढ़ दल का संकल्प भी पारित किया, ऐसा आपने कहा। अब आप बताइए, बिहार में तो आपकी सरकार है, बिहार में तो आपके समर्थन से सरकार है, अब वहां भी संकल्प पारित हो गया। अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब प्रस्ताव पारित हो गया, अब क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ तो आपने हम सब पे आरोप लगा दिया कि हमने सीए का खिलाफ करके संकल्प दे दिया। अब बिहार में तो आपकी सरकार है, बिहार में भी हो गया। और बिहार छोड़ो, बिहार छोड़ो, बिहार छोड़ो, अभी मेरे समय के 5 मिनट बाकी हैं। आज बिहार छोड़ो, इस देश की राजधानी दिल्ली है, आज दिल्ली जल रही है। आज बताइए इसका कसूरवार कौन है? मात्र एक फिकर, मात्र एक फिकर, मात्र एक बात, मात्र एक बात, किसी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो, किसी तरह देश का डिवाइड होता रहे। मात्र एक बात, मात्र एक बात, मात्र एक बात, मात्र एक लक्ष्य कि किसी तरह इस देश का ध्रुवीकरण हो, किसी तरह इस देश के वोट बढ़ते रहे। और आज जैसे राजधानी दिल्ली चल रही है, आप चाहते हैं पूरा देश जले, ऐसा राजस्थान सरकार कभी नहीं होने देगी। इसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए, अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली आया हुआ है और दिल्ली जल रही है। तुम जला रहे हो, तुम जला रहे हो। माननीय सदस्य कृपया शांत रहे। राजीव, जो बच्चे आपने तो बोल लिया, जो माननीय जो बच्चे सदस्य बोलना चाहते हैं आप उनको बोलने नहीं देना चाहते। राजस्थान सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य, माननीय सभापति महोदय, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आप, विराजिए। इसको जला रहे हैं दिल्ली में। माननीय सभापति महोदय, विराजिए, 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 विराजिए। माननीय सदस्य, आज ये जो मेरे बोलने पे सदन में हो रहा है, ये वही काम कर रहा है कि ये सब करके ये देश के अंदर हो। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट विराजिए, आप विराजिए, विराजिए, एक मिनट आप विराजिए, विराजिए, विराजिए। इसी तरह से यदि हाउस चलाना चाहते हैं तो मैं एडजर्न करता हूं हाउस। और आप यदि गंभीर हैं और आप 2-4 लोगों की स्थिति ये हो गई कि हर बात में खड़े होकर के इंटरवीन करना अच्छी परंपरा नहीं है। वो पहली बार माननीय सदस्य आए हैं, आप चौथी से 5वीं बार आप आए हैं, कम से कम इतना तो लिहाज करिए आप। और आप माननीय सेवा अवस्थी जी, किसी बात पे आप बोलेंगे नहीं, किसी सब्जेक्ट पे आप बोलेंगे नहीं, केवल उच्च कुछ के खड़े होने का, ये कौन सा तरीका आपका? बिल्कुल नहीं, बैठिए आप, बिल्कुल बैठिए आप, बैठिए, सारी परंपराएं समाप्त कर दी, बैठिए आप। ये क्या तरीका आप लोगों का? आपके नेता सुन रहे हैं, शांति से सुन रहे हैं, संसदीय परंपराएं कुछ तो सीख लो भाई। फिर आपसे आग्रह करता हूं, मैं जब तक यहां बैठा हूं मुझे इस तरह का ये वातावरण जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे और आपसे दोनों से कहता हूं, बेवजह का जो है यहाँ पे उत्तेजना पैदा करने की जरूरत नहीं है। जो भी माननीय सदस्य बचे हुए हैं सब पहली बार आए हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। आपकी स्थिति ये है माननीय सदस्य, बोले और बाहर, बोले और बाहर। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, आप उनको बोलना नहीं देंगे, गलत है ये बात। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, विनम्र विनती करता हूं, कृपया जो बोलने वाले सदस्य हैं उनको बोलने का मौका दे प्लीज। कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, आप विराजिए, बहुत वरिष्ठ हैं आप। मदरसा पैरा टीचर्स की बात करना चाहूंगा। आप भी इनवाइट मत करिए उनको,
इसे नहीं कर रहा, आप अपनी बात कहें। बिल्कुल इनवाइट नहीं कर रहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। साहब, मदरसा पैरा टीचर्स आज धरने पर बैठे हैं और मैं समझता हूँ आज उनकी जो दुर्गति और दुर्दशा है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। उस दुर्गति और दुर्दशा के जिम्मेदार हम सदन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो उधर के हों चाहे हम इधर के हों। सर, ये मदरसा पैरा टीचर एक शिक्षित वर्ग है और शिक्षित वर्ग वो वर्ग है जो बच्चों को एक राष्ट्र हित में चलने की एक दिशा और दशा बताता है। आज मैं समझता हूँ ये इस सभागार में बैठे, सदन में बैठे सभी सदस्यों का दायित्व और फर्ज बनता है कि हम उनका दर्द समझें, हम उनकी पीड़ा समझें और कम से कम उनके मानदेय की और नियमितीकरण की बात करें। और अगर हमें सब करना है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा उन मदरसा पैरा टीचर्स को सदन के माध्यम से कि उन सबको भी और हम सब में सदन में बैठे जितने लोग हैं, हमें हमारी मैं की भावना छोड़नी पड़ेगी और हमें हम सबको मिलकर के उन्हें इंसाफ दिलाना पड़ेगा, तभी जाके उनका मानदेय बढ़ पाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं वन विभाग पे भी बोलना चाहूंगा 2 मिनट। 2 मिनट में अपनी बात करें। हाँ, 2 मिनट सर, 2 मिनट और लूंगा। सर, वन विभाग के अंदर हमारा बजट 931 करोड़ था जो कम होकर 901 करोड़ रुपए रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस बजट को उतना ही बढ़ाए रखा जाए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि माननीय वन मंत्री महोदय जिन्होंने पिछले बजट में घोषणा करी थी कि वहाँ एक द्वार बनेगा, वहाँ जोगी महल का जीर्णोद्धार हुआ है जिसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया, उसका शिलान्यास और उद्घाटन हो और ईडीसी गाइड्स की भर्ती हो। साथ में वन विभाग को लेकर अब फिर से सर मुझे पता नहीं स्प्रिंग लग जाएगी, लेकिन ये कहना जरूर है, आज रणथंभौर के अंदर पिछले दिनों अखबार में खबर आई कि 26 बाघ पिछले इतिहास में से आज तक गायब हो गए। आज 26 इतिहास हम गायब होने की बात कर रहे हैं। आज बीजेपी की ही सांसद महोदया हैं जिन्होंने बड़ी चिंता जाहिर करी सवाई माधोपुर के बाघों को लेकर, लेकिन ये जो 26 बाघ गायब हुए ये 2010 से 2017 तक हुए, जिसमें कि 2014 से लेकर 2017 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब T55, T70, T76, T22, T26, T43, T6, T78, 81, 82, 88, 79, 77, 90 14 बाघ बीजेपी की राज के अंदर गायब हुए। और ये 14 बाघ तब गायब हुए जब सवाई माधोपुर से विधायक कांग्रेस का नहीं था, सवाई माधोपुर से विधायक भाजपा का था, तब चिंता नहीं हुई, लेकिन आज चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। जवाब करें। सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सवाई माधोपुर के अंदर 33 करोड़ रुपए के बनास बांध की घोषणा करी, 250 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी, 12 करोड़ की मलाना डूंगर से सांखड़ा रोड की घोषणा करी, अल्पसंख्यक छात्र का बालिका छात्रावास 2 करोड़ की घोषणा करी, 1 करोड़ झूमर बावड़ी की घोषणा करी। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में शिक्षा एक वो चीज है जो किसी का अपना खुद का धन होता है। सर सिर्फ 1 मिनट, और सवाई माधोपुर के कॉलेज के अंदर सर एमएससी की फैसिलिटी नहीं है। मैं मांग करता हूं कि वह एमएससी हो और मलाना डूंगर में कॉलेज खोले। और मैं अपनी बात एक शेर के साथ साथ समाप्त करता हूं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्रीमती रमीला कड़िया।